हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज है हमारा डे 28। डे 27 में हमने विभिन्न तरह की संस्थाओं के बारे में जो कि अंतर्राष्ट्रीय थी उसके बारे में पढ़ा, जिसमें ALA, LA और यूनेस्को शामिल था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम FID के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। पिछले आज ही 28 वाले लेक्चर में ही मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया है, जिसमें STET के एग्ज़ाम के से रिलेटेड कैसे उसका डेट आने वाला है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्या कट ऑफ होना चाहिए होगा, ये सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी दे दी है, तो वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। FID बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संस्था का नाम बहुत बार चेंज हुआ है, तो क्रोनोलॉजिकली याद रखिएगा कि कब कौन सा नाम था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स स्थान पर इसकी 12 सितंबर 1895 ईस्वी में स्थापना हुई। और किन्होंने किया? पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा ये इसके संस्थापक थे। और इसका नाम था, जब ये संस्था स्थापित हुई थी 1895 में, तब इसका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी था। ठीक है, 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा, और 1895 में जब ये स्थापित हुआ तो इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं FID में ही। FID में आगे बढ़ते हैं। स्थापना वगैरह आपने देख लिया। अब इसका कब, कैसे, क्या नाम चेंज हुआ, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं FID पर। सन 1934 ईस्वी में, 1895 में ब्रुसेल्स में था इसका, याद रखिएगा। सन 1934 में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय हेग स्थानांतरित कर दिया गया। हेग में ट्रांसफर कर दिया गया। ये जगह का नाम है हेग, स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। अब ये ब्रुसेल्स से हेग में आ गया था 1934 ईस्वी में। और इस संस्था का नाम समय समय पर बदला गया, जो क्रोनोलॉजिकली अब मैं लिख देती हूँ, उसको याद रखिएगा। ये नोट कर लीजिए, सन 1934 में इसका मुख्यालय हेग स्थानांतरित कर दिया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रब करूंगी। आगे बढ़ते हैं कि कौन से ईस्वी में इसका नाम क्या बदला गया। 1931 में इसका नाम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, 1931 में क्या था? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जब ये स्थापित हुआ तो इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 1931 में द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। उसके बाद जिसको IID शॉर्ट फॉर्म में, 1937 में इसका नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फॉर डॉक्यूमेंटेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में FID बोला गया, जिसको 1937 में फिर 1988 में इसका नाम जो अभी है द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर
फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। इसको FID कहा जाता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली लिख लीजिए कि कौन से ईस्वी में इसका नाम क्या रखा गया। 1931 में द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन IID, 1937 में द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन FID, 1988 में द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FID। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं FID में ही हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। FID की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। वो भी क्या थी? जैसे CC कोलन क्लासिफिकेशन, DDC ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की स्कीम है। क्लासिफिकेशन जिसके मतलब कि जिस फॉर्मूले से पे किया जाता है, काइंड ऑफ फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको हम, स्कीम। तो वैसे ही मैंने बताया था कि UDC, और उसके याद करिए तो जो इसके संस्थापक हैं वही उसके निर्माता भी थे, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण, ठीक है। पॉल ऑटलेट व हेनरी ला फॉन्टेन इन दोनों ने, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने मेलविल ड्यूई से अनुमति प्राप्त करके जो DDC स्कीम था उसमें संशोधन करने का काम किया और 1905 में UDC को प्रकाशित किया गया, ठीक है। 1905 में UDC प्रकाशित, इन दोनों के द्वारा UDC प्रकाशित। सन 2002 ईस्वी में FID को विघटित कर दिया गया। FID को, यानी कि FID अब नो मोर, मतलब कोई संस्था अब नहीं है, इसको विघटित कर दिया गया। FID को विघटित कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब इसको विघटित किया गया? तो 2002 ईस्वी में FID को विघटित कर दिया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं IFLA की तरफ, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IFLA, IFLA। चलिए लिखिएगा IFLA, IFLA। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। चलिए फिर IFLA की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन
एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना, सबसे पहले स्थापना जरूर याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 30 सितंबर 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी। मैं एक क्लास लूंगी ना, उसमें मैं क्रोनोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी से रिलेटेड बता दूंगी। जैसे हिस्ट्री में लोग क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं ना, तो एक क्लास में मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक क्लास में करवा दूंगी। और मैं देखती हूँ और उसका PDF हो पाया तो मैं उपलब्ध करवा दूंगी। जिस दिन क्लास लूंगी उसी के कमेंट में मैं पिन कर दूंगी उस PDF को। 30 सितंबर 1927 ईस्वी कहाँ पे किया गया था? स्कॉटलैंड। ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया गया, जिसका मुख्यालय, इफ्ला का मुख्यालय हेग है, जिसका हेडक्वार्टर हेग है। हेग, ओके, हेग है, याद रखिएगा। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया गया, जिसका मुख्यालय हेग है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए। इफ्ला का फुल फॉर्म, इफ्ला का कब इसे स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इफ्ला का। इफ्ला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल संस्था है ये। यह पुस्तकालय, इसका मुख्य काम है, यह पुस्तकालय और सूचना विज्ञान और सूचना सेवाओं के स्तर को बढ़ाने पुस्तकालय संस्थाओं एवं संघों में सहयोग पुस्तकालय, पहले नोट कर लीजिए फिर समझाऊंगी। पुस्तकालय व्यवसाय के व्यावसायिक अप्रोच को बढ़ाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के उपयोग को बढ़ावा देने व पुस्तकालय व्यवसाय व सेवाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्माण हेतु तत्पर और प्रतिबद्ध। अब इसका देखिए मतलब हम देखते हैं। पहले तो आप इसको लिख लीजिए,
फिर हम इसका मतलब समझते हैं। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए इफ्ला का क्या काम है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का क्या काम है। तो यह पुस्तकालय और यानी कि यह लाइब्रेरी और सूचना सेवा यानी इंफॉर्मेशन सर्विस, जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैंने पढ़ाया था आप लोगों की क्या इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है, के स्तर को बढ़ाने यानी कि उसका लेवल अप करने के लिए, उसको यानी कि वो जिस लेवल पे है उससे ऊपर लाने के लिए पुस्तकालय संस्थाओं यानी कि जो लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस हैं, पुस्तकालय की संस्थाएं हैं, एवं संघों जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने ALA वगैरह पढ़ा, एवं संघों ऑर्गेनाइजेशन में सहयोग उनका क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए। पुस्तकालय व्यवसाय के व्यावसायिक अप्रोच को बढ़ाने की, जो पुस्तकालय व्यवसाय है, लाइब्रेरी बिजनेस जो है एक तरह से, उसमें क्या है ये व्यावसायिक अप्रोच को बढ़ाने के लिए कि किस तरह से वो व्यावसायिक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर सूचना के उपयोग को बढ़ावा देने की, इंटरनेशनल लेवल पे सूचना का उपयोग हो। और पुस्तकालय व्यवसाय व सेवाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के निर्माण हेतु तत्पर और प्रतिबद्ध है। लास्ट लाइन है कि पुस्तकालय व्यवसाय, लाइब्रेरी प्रोफेशन और सेवा सर्विस के हेतु इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तय होता है ना कि इस तरीके से होना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सिलेबस तय होता है कि इस स्टैंडर्ड का सिलेबस होना चाहिए, उसी तरह से इसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका निर्माण करने हेतु तत्पर और प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इसका आपको आ सकता है कि इनमें से कौन सा काम इफ्ला का नहीं है। ये सारे काम दिए होंगे, एक कोई अलग से दे दिया गया होगा, तो आप अगर आपको ये पता है कि क्या क्या काम है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पुस्तकालय और सूचना सेवा का पहले तो लेवल अप करना है, इसको ये याद रखिएगा। उसके बाद जो संस्था और संघ है उन सब में हेल्प करनी है, इसको सहयोग। और जो प्रोफेशनलिज्म है, पुस्तकालय व्यवसाय को व्यावसायिक अप्रोच को बढ़ाना है, ये भी इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का उपयोग, इंफॉर्मेशन का जो उपयोग है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाना है। और जो सूचना सेवा है और अंतर्राष्ट्रीय ये पुस्तकालय व्यवसाय है और जो सेवा है उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय करता है, उसके हेतु तत्पर और प्रतिबद्ध है, तय भी करता है और उसको पालन करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ्ला का ये सारा का सारा काम है। फिर इफ्ला में ही हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हम अभी विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ये हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम कुछ कुछ और लाइब्रेरी से रिलेटेड टर्म्स पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम डेलनेट वगैरह वाले चैप्टर पे आगे जाएंगे। यह संस्था यूनेस्को, FID, अब तो ये विघटित हो चुका है लेकिन ये इसको भी इससे हेल्प कर रहा था, जैसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय संघों का भी, जो राष्ट्रीय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मैंने बताया था, उनका भी सहयोग कर रहे हैं। हर ये कंट्रीज़ का अलग अलग होता है, राष्ट्रीय संघों के साथ भी सहयोग कर रही है। ठीक है, इसके वर्तमान में ये डेटा एक बार आप नेट से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ये बहुत पुराना डेटा हो। इसके वर्तमान में 150 देशों में 1600 संघ सदस्य हैं, 1600 संघ सदस्य हैं।
और वास्तव में इफ्ला को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ कहा जा सकता है। ऑफिशियली नहीं कहा जाता है, लेकिन कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है। यह संस्था यूनेस्को, एफआईडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का तो हेल्प करती ही है, साथ साथ में जो नेशनल संघ हैं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के, उसकी भी ये मदद करती है। वर्तमान में ये एक बार डेटा चेक कर लीजिएगा नेट पे जाके कि वर्तमान में 150 देशों में लगभग 1600 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसके सदस्य हैं। और वास्तव में इफ्ला को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ भी कहा जा सकता है। ऑफिशियली नाम नहीं है इसका, लेकिन कहा जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लीजिए। और इसके साथ ही हमने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ये लास्ट टॉपिक था जो हमने कर लिया। अभी हम कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला है संसाधन सहभागिता। शायद सुना हो आप लोगों ने ये नाम पहले। संसाधन सहभागिता। संसाधन का आप मतलब समझ रहे हैं, सहभागिता का भी आप मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, इसको आजकल पुस्तकालय सहयोग भी कहा जाता है। पुस्तकालय सहयोग से देखिए क्या होता है ना कि अब हर एक लाइब्रेरी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है किसी लाइब्रेरी के पास कोई चीज़ उपलब्ध हो, दूसरी लाइब्रेरी के पास कोई दूसरी चीज़ उपलब्ध हो। मान लीजिए कि कोई रीडर जाता है कुछ मांगने के लिए एक लाइब्रेरी में, वहाँ पे वो उपलब्ध नहीं है, तो लाइब्रेरीज क्या करते हैं ना, आपस में संसाधन सहभागिता करते हैं, पुस्तकालय सहयोग करते हैं कि जो इनके पास मान लीजिए कोई चीज़ बुक उपलब्ध, मान लीजिए किताब है, कोई पाठक गया मांगने के लिए, इस लाइब्रेरी के पास नहीं है, तो फिर वो दूसरे लाइब्रेरी से कंसल्ट करेगा वो लाइब्रेरी, और अगर उस लाइब्रेरी के पास होगा तो वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या हुआ, संसाधन जो था उसमें सहभागी बना, सहभागिता आई, इसीलिए हम इसको कहते हैं संसाधन सहभागिता। जैसे नाम से ही क्लियर है, इसे ही पुस्तकालय सहयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पुस्तकालय सहयोग। साधारणतः समझिए कि दो या दो से अधिक पुस्तकालय द्वारा मिलकर किसी एक काम को संपन्न करना, कि एक कोई कॉमन मोटिव है, कॉमन काम है, और दो या दो से अधिक लाइब्रेरीज मिलकर उस काम को कर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे संसाधन सहभागिता। ठीक है, इसका प्रारंभ, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। इसका प्रारंभ 200 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी तथा पर्गमन लाइब्रेरी के बीच सहयोग से हुआ था। यानी कि जो सबसे फर्स्ट जिन्होंने यूज किया था संसाधन सहभागिता को, वो कौन थे, 200 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और पर्गमन लाइब्रेरी, जिनके बीच संसाधन सहभागिता का काम फर्स्ट टाइम हुआ था, सहयोग से हुआ। ठीक है, फिर है 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, ये तो बहुत पहले की बात है। 1907 ईस्वी में फिर कुछ विश्वविद्यालयों ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ विश्वविद्यालयों के बीच संसाधन सहभागिता को क्या जरूरी समझा गया, और उसके कारण वीमर एवं जिन ग्रंथालयों ने
यानी कि लाइब्रेरी ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची, जिसको हम लोग यूनियन कैटलॉग बोलते हैं, एक संघीय सूची, यूनियन कैटलॉग H.C. बैटन, नाम याद रखिएगा किसने तैयार किया था, तो H.C. बैटन के द्वारा तैयार की गई। और इस प्रकार क्या हुआ, ग्रंथालय सहभागिता का विकास हुआ। नए वाले एरा में 1907 ईस्वी में कुछ विश्वविद्यालयों ने सोचा कि ये जरूरी है संसाधन सहभागिता, तो वीमर एंड जिन ग्रंथालयों ने लाइब्रेरी, वीमर और जिन लाइब्रेरी जो थी संयुक्त रूप से, वीमर अलग लाइब्रेरी है, जिन अलग लाइब्रेरी है, याद रखिएगा, संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटलॉग विकसित किया। और इसको किसने विकसित किया, H.C. बैटन ने के द्वारा तैयार की गई। और इस प्रकार से संसाधन सहभागिता की औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 1971 ईस्वी में 1971 1971 ईस्वी में यूनिसिस्ट के एक प्रयोग यूनिसिस्ट, याद रखिएगा 1971 में यूनिसिस्ट के द्वारा एक प्रयोग किया गया था, जिससे यह लोकप्रिय हो गया संसाधन सहभागिता। ठीक है, अब संसाधन सहभागिता का क्षेत्र क्या क्या है, कि इसका किन किन स्कोप क्या है, किस किस क्षेत्रों में काम, वैसे तो लगभग सभी क्षेत्र में काम करता है, लेकिन जो मुख्य है पाठ्य सामग्री के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता, पाठ्य सामग्री। दूसरा मानव संसाधन कर्मचारी, मानव संसाधन व कर्मचारियों के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता। तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्षेत्र में भी संसाधन सहभागिता की जाती है। और अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र के बीच देखिए क्या क्या आ जाता है, सेमिनार, सेमिनार, सम्मेलन, पुस्तक खरीद, पुस्तक खरीद, कंसोर्टिया, नेटवर्क का विकास, इन सब चीज़ों में भी संसाधन सहभागिता किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा संसाधन सहभागिता का क्षेत्र। नेक्स्ट डे में हम लाइब्रेरी नेटवर्क और कंसोर्टिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो हैं ये संसाधन सहभागिता के क्षेत्र थे। मोटा मोटी यही बात है कि एक कॉमन मोटो होता है, एक कॉमन काम होता है जिसपे 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरीज मिलकर काम करते हैं, वही संसाधन सहभागिता कहलाता है। ठीक है, आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार से अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया हो या पिछले किसी भी कक्षा में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। बुक का नाम मैंने बता दिया है और एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है। लग जाइए, 4 तारीख 4 अक्टूबर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए और बस वो अर्जुन को बस मछली की आँख दिख रही थी, वैसे ही आपको बस अब अपना एस्टेट का एग्ज़ाम देखना है। सारे ज़रूरी काम बाद में भी हो सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि अच्छा अभी इतना समय है, कल से पढ़ लूँगा या कल से करूँगी, लेकिन वो टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बस अभी से लग जाइए, शुरू कर लीजिए, एक टाइम टेबल चिपकाइए। बुक्स तो ले ही आए होंगे आप लोग, आशा करती हूँ। फिर भी
जो बुक मैंने बताया है वो भी जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसी किताब है। लेने की इच्छा हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो किताबें सारी कमोबेश एक दूसरे की ही प्रतिकृति है, आजकल कुछ अलग किसी में नहीं है। बस इसका जो 10वां नंबर वाला क्वेश्चन है वो किसी दूसरे का पहला नंबर वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, बस यही अंतर है, बाद बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस ये देखिएगा जो भी किताब लीजिए उसका आंसर सटीक दिया हुआ हो, आंसर में त्रुटि नहीं हो, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो जाके किताब लीजिए, टाइम टेबल चिपकाइए, घर में सबको बोल दीजिए कि प्लीज़ इतने तारीख तक मुझे माफ़ कर दो, मत डिस्टर्ब करो, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।